Good morning, dear students. In the previous video, we have discussed about accounting standards, their meaning, their utility, and their advantages. And today we will discuss about International Financial Reporting Standards, that is IFRS. तो IFRS के बारे में आज हम लोग ये सीखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ IFRS, उसके बाद इसका क्या रिक्वायरमेंट है, इसका जो इंडियन इक्विवेलेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, और इंडिया में किस तरह से IFRS को अप्लाई किया गया है, क्या सेम वे में अप्लाई किया गया है या कुछ मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई किया गया है, तो ये भी हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हमने ये डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो बेसिक पर्पस है, जो बेसिक यूटिलिटी है, वो ये है कि जो बहुत सारे अकाउंटेंट्स अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं तो उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ डाइवर्स हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। तो उस केस में एक यूनिफॉर्मिटी प्रमोट करने के लिए हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो अप्लाई हो रहे हैं वो नेशनल लेवल पे अप्लाई हो रहे हैं। जैसे कि हमने ये भी डिस्कस किया था कि इंडिया में ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करता है, उनको चेंज भी करता रहता है, टाइम टू टाइम रिवाइज करता रहता है। लेकिन ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं ये नेशनल लेवल पे बनाए जा रहे हैं, इनका नेशनल लेवल पे ही एप्लीकेशन है और इनका नेशनल लेवल पे ही इम्प्लीमेंटेशन है। लेकिन आज बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही हैं। तो उस केस में उनको अकाउंट्स इस तरह से बनाने चाहिए कि जिस कंट्री में भी वो अकाउंट्स को प्रेजेंट करें तो वहाँ के इन्वेस्टर्स को, वहाँ के जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उन अकाउंट्स को वो लोग समझ सकें और उससे कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकाल सकें। तो जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नेशनल लेवल पे अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को हार्मोनाइज करते हैं, बिल्कुल यूनिफॉर्म करते हैं, उसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पे डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को हार्मोनाइज करने का काम, यूनिफॉर्म करने का काम IFRS को जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है IFRS आर द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच financial statements are prepared and presented to its users. Globalization has integrated national economies. तो बहुत सारे कंट्रीज आज इंटीग्रेटेड हैं, पूरा ग्लोब एक मार्केट में कन्वर्ट हो चुका है। तो इट हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल इकोनॉमी थ्रू ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फ्लो एट्सेट्रा। इन दिस एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, एंटरप्राइज आर कैरिंग ऑन बिजनेस वर्ल्ड वाइड। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो वर्ल्ड वाइड बिजनेस को कैरी आउट कर रही हैं। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट एंटरप्राइजेज अक्रॉस द वर्ल्ड शुड बी स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज वाइल शेयरिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो लास्ट लाइन में हमको IFRS का मीनिंग क्लियर हो रहा है, बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड टुडे, इट इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट दैट एंटरप्राइजेज शुड बी स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज वाइल शेयरिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिस तरह से नेशनल लेवल पे हमारे अकाउंट्स को हार्मोनाइज कर रहे थे, उसी तरह से IFRS क्या कर रहे हैं, IFRS एक कॉमन लैंग्वेज की तरह वर्क कर रहे हैं, विच इज़ गोइंग टू बी अंडरस्टूड इन द बिजनेस फ्रेटर्निटी थ्रू आउट वेरियस नेशंस। तो इसका मीनिंग भी यही है, IFRS आर अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिवेलप्ड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। तो एक यहाँ पे हमको क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि इसको कौन डेवलप कर रहा है, IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। IASB places emphasis on developing standards based on sound and clearly stated principles from which interpretation is necessary. Therefore, IFRS are referred to as principles based accounting standards. तो इनको प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी कहा जा सकता है। तो यहाँ से हमको IFRS का मीनिंग क्लियर हो गया कि ये इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंट्स को हार्मोनाइज करेंगे। तो इसका नीड भी काफ़ी कुछ हमने समझ लिया है कि इसका क्या रिक्वायरमेंट पड़ा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है नीड फॉर IFRS वाइल ग्लोबलाइजेशन, विद ग्लोबलाइजेशन द नीड फॉर सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड वाइड टू प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट। तो पहले तो नेशनल लेवल पे हमने इस वर्क को अचीव किया कि हम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को यूनिफॉर्म करें, हार्मोनाइज करें उनको। फिर हमने इसी चीज़ को इंटरनेशनल लेवल पे भी अप्लाई किया और एक नीड हमको फील हुई कि एक सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होना चाहिए जो वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाए। तो उसी
बेसिस पे IFRS को डेवलप किया गया है. द यूज ऑफ सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वुड फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट and other economic decisions across borders, increase market efficiency, and reduce the cost of capital. An effort was made in this direction, and international accounting standards were developed by International Accounting Standards Committee. तो IASB is now IASC. तो IASC was established in 1973. तो एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो रहा है हमको कि IASC was established in 1973. बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं जाना है. The objective behind setting up IASC was to develop globally acceptable accounting standards. तो IFRS किस तरह से काम कर रहे हैं? Globally acceptable accounting standards. जैसे हम लोग GAAP की बात करते हैं तो GAAP को हम लोग कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. तो नेशनल लेवल पे बात करें तो जनरली एक्सेप्टेड, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो नाउ दिस G स्टैंड्स फॉर ग्लोबली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रोड्यूस एंड मेक अवेलेबल financial information prepared by following those accounting standards. Thus, it is the process to improve financial reporting internationally. तो यहाँ से हमको बिल्कुल ईजिली इस बात का क्लैरिफिकेशन मिल जाता है कि IFRS को कंप्लाई करने का मतलब है कि हम एक ऐसी प्रोसेस में जा रहे हैं विच इज़ गोइंग टू इम्प्रूव फिनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरनेशनली. पहले हम लोग इसको सिर्फ नेशनली अचीव कर रहे थे. इन 2001 IASC was replaced by IASB, which now issues International Financial Reporting Standards. तो IASC is now IASB. IASB initially adopted the accounting standards issued by IASC and later replaced them with IFRS. तो बाद में इनको IFRS बोला गया, International Financial Reporting Standards. तो IASB के यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी दिए हुए हैं. सिमिलर टाइप ऑब्जेक्टिव्स ही होंगे जो हमने अभी तक जितना डिस्कस किया है. तो एक बार ऑब्जेक्टिव्स सभी स्टूडेंट्स अपने आप रीड कर लेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं IASB के. सिमिलर होगा जो भी अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है. तो यहाँ पे एक लिस्ट है हमारे पास IFRS की. यहाँ लिखा हुआ है कि IFRS इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड. तो 17 IFRS इशू किए गए हैं. हमें सिर्फ नंबर पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है. इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है इसका? IFRS इज इम्प्लीमेंटेड बाय मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज थ्रू लेजिस्लेचर. दैट मीन्स इट इज एप्लीकेबल थ्रू लॉ. नोटिफाइंग देम टू बी मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपलसरी हैं. IFRS इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया बट इट्स इंडियन इक्विवेलेंट IND AS इज नोटिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. IFRS एक इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, ये तो हमने समझ लिया. तो इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ग्लोबली काम कर रही हैं. तो इट मीन्स उनको भी अपने अकाउंट्स को IFRS कंप्लाइंट करना चाहिए, IFRS के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए. लेकिन इंडिया में IFRS इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है. इंडिया में इम्प्लीमेंट हो रहा है IND AS, दैट मीन्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो या तो कंपनीज को पूरी तरह से IFRS को कंप्लाई करना होगा कि पूरी तरह से वो 100% अपने अकाउंट्स को IFRS पे ही बनाए, या फिर वो IFRS कंप्लाइंट IND AS को अप्लाई कर सकते हैं. तो IND AS क्या है? हमारे पास AS है जिसको हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं. हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें से 31 एप्लीकेबल हैं, एक विड्रॉ कर लिया गया. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो नेशनल लेवल पे वर्क कर रहे हैं. और अगर IFRS की तरह से जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, जो IFRS की तरह बिहेव करते हैं, उनको हम कहेंगे IND AS. तो यहाँ पे यही चीज़ देखिए लिखी हुई है, इंडिया एंड IFRS. तो ऊपर एक लाइन और हम लोग पढ़ लेते हैं. IFRS is not implemented in India, but its Indian equivalent IND AS is notified under the Companies Act 2013. It is applicable on all listed companies and companies having net worth of 250 crore or more. India is committed to be an IFRS compliant country. It had two options. तो इंडिया के पास दो ऑप्शंस हैं. या तो पूरी तरह से हम IFRS को अडॉप्ट कर लें, ये देखिए लिखा हुआ है, either to adopt IFRS or to converge the Indian accounting standards. That is, जो हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ऑलरेडी,
हम उनको इस तरह से मॉडिफाई कर लें कि वो IFRS की तरह हो जाएं बिल्कुल, ब्रिंगिंग देम इन लाइन विद IFRS। तो हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को चेंज करके उनको IFRS की तरह से बिल्कुल बना दें। तो हमने सेकेंड ऑप्शन को अडॉप्ट किया है। इट डिसाइडेड टू कन्वर्ज इट्स एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विद IFRS। द कन्वर्ज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर टाइटल्ड एज इंड AS। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उनको बोला गया। इट शुड बी नोटेड दैट द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स शैल नॉट सीज टू बी एप्लीकेबल। जो हमारे ऑलरेडी AS हैं, 32 AS हैं, ऐसा नहीं है कि वो बंद हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, वो भी एप्लीकेबल हैं पूरी तरह से। दे शैल कंटिन्यू टू अप्लाई ऑन एंटिटीज़ दैट आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंडियन इक्विवेलेंट ऑफ IFRS। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इंटरनेशनली वर्क नहीं कर रही हैं, तो वो क्यों इंटरनेशनली अपने अकाउंट्स को मेंटेन करेंगी? तो वो तो नेशनल लेवल के हिसाब से ही मेंटेन करेंगी, तो वो लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो इंटरनेशनली फंक्शन कर रही हैं, या फिर जिनकी नेटवर्थ जो है वो 250 करोड़ से ज़्यादा की है, तो उनको अपने अकाउंट्स को IFRS की तरह से बनाना चाहिए। तो वो लोग IFRS की तरह से ना बना के इंड AS की तरह बनाएंगे, क्योंकि हमारे कंट्री में इंड AS फॉलो किया जा रहा है। एंड व्हाट इज़ इंड AS? इंड AS जो है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिनको IFRS की तरह से ही कन्वर्ज किया गया है। तो यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि हमारे जो IFRS जो इंड AS है वो सभी कंपनीज पे अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारी कंपनीज को इंटरनेशनली अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना होगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पे इंड AS आर मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनीज एंड कंपनीज हैविंग अ नेट वर्थ ऑफ 250 करोड़ और मोर एंड देयर होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर कंपनीज। हाउएवर अदर एंटिटीज में अडॉप्ट देम वॉल्यूंटरीली। बाकी कंपनीज इसको अडॉप्ट कर सकती हैं, वॉल्यूंटरी है। Currently, about 130 countries have adopted IFRS and require IFRS compliant financial statements by public companies. तो हमको इंडिया का पता चल गया कि इंडिया में IFRS की जगह हम लोग इंड AS को फॉलो कर रहे हैं। और इंड AS क्या है? हमने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ही IFRS की तरह से मॉडिफाई कर लिया है, और जो कन्वर्ज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वही इंड AS कहलाएंगे। और इंड AS सभी कंपनीज़ पे एप्लीकेबल नहीं है। वो कंपनीज़ जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं और वो कंपनीज़ जिनका जो नेट वर्थ है वो 250 करोड़ से ज़्यादा का है, सिर्फ उन्हीं के ऊपर इंड AS अप्लाई हो रहा है। बाकी कंपनीज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकते हैं या फिर इंड AS को वॉल्यूंटरीली फॉलो कर सकते हैं, उनके लिए कंपलसरी नहीं होगा। तो ये इंडिया में एप्लीकेशन है IFRS का। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अपनी बुक में आप लोग देख लें, ये पैराग्राफ जहाँ पे भी दिए हुए हैं इसको अच्छे से रीड कर लें। तो 2 वीडियोज़ में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IFRS के बारे में डिस्कस किया। आगे के वीडियोज़ में हम और भी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।